Hello, my dear literary samurai, and welcome to another session in one shot UGC NET English Literature. So आज हम बात करने वाले हैं Unit 8 which is literary criticism. Now literary criticism जो है वो obviously Aristotle और Plato से शुरू होता है, that is Greek and classical period से शुरू होता है and वो हमारा खत्म होता है somewhere after Matthew Arnold and practical criticism begins. तब तक हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म हम तभी उसी सारे पीरियड्स को हम कंसिडर करते हैं, राइट? सो इन द लास्ट क्लास हमने कल्चरल स्टडीज वाले यूनिट को कवर करा था एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द लिटरेरी क्रिटिसिज्म यूनिट. नाउ विद इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, एज आई सेड, इट विल स्टार्ट इन द ग्रीक और व्हाट यू कॉल्ड एज द क्लासिकल पीरियड. फिर वहां से होते हुए हम एंटर करेंगे एलिजाबेथन क्रिटिसिज्म, एलिजाबेथन एरा क्रिटिसिज्म, जिसके अंदर वी विल हैव फिलिप सिडनी, राइट? फिलिप सिडनी एंड क्वाइट इन अ वे बेन जॉनसन, जो कि एक्चुअली करीबन एरा, कैरोलाइन एरा को बिलोंग करते हैं. देन एलिजाबेथन क्रिटिसिज्म से वी विल मूव ऑन टू रोमांटिक नियोक्लासिकल क्रिटिसिज्म. नियोक्लासिकल क्रिटिसिज्म ड्राइडन है, सैमुअल जॉनसन है, राइट? पोप है. So from neoclassical criticism, then we will move on towards the romantic criticism. Romantic criticism, जिसके अंदर we will have Wordsworth and Coleridge, mainly Shelley as well, Shelley and Keats, negative capability and defense of poetry, right? फिर romantic से हम move on करेंगे Victorian era criticism में. Victorian era criticism में we have Matthew Arnold and वॉल्टर पेटर. फिर हम मूव करेंगे मॉडर्निस्ट क्रिटिसिज्म में, जिसमें टी.एस. एलियट इज द मेजर नेम. टी.एस. एलियट, एजरा पार्ट. यही तक हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाले क्लास में कवर करेंगे. लिटरेरी थ्योरी में आपके जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर थ्योरीज, जिसको न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म वगैरह, वो लिटरेरी थ्योरी वाले यूनिट में एक्चुअली आते हैं, विच इज यूनिट नंबर 9. ओके. एंड अगर मैं वेटेज की बात करूं इस यूनिट से, अगर मैं वेटेज की बात करूं, सो दिस इज अ हाई वेटेज, कंपैरेटिवली हाई वेटेज यूनिट. वैसे यहाँ से समवॉट आपके 4-5 क्वेश्चंस यूजुअली आ ही जाते हैं, 4-5 क्वेश्चंस, मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं यहाँ से. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन. बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, मैं अपने बारे में थोड़ा सा वेरी क्विकली आपको इंट्रोड्यूस करके बता देना चाहती हूँ. माय नेम इज डॉक्टर दीक्षा. इफ आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, देन यू शुड नो दैट आई हैव क्वालिफाइड नेट इन 2019. उसके बाद कोविड आ गया था, जिसकी वजह से मुझे जेआरएफ का कभी मौका नहीं मिला. आई कंप्लीटेड माय पीएचडी इन 2025, दैट इज लास्ट ईयर. मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश करा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी. इन 2018 आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम रेवेन्शा यूनिवर्सिटी एंड आई हैव बीन टीचिंग एट पीडब्ल्यू फॉर द पास्ट 1.5-2 years, more or less. और मेरे सारे YT classes जो है, they are held every Monday, Wednesday, Friday at 3 PM. Do join in. Now, हमारे जो मैं PPT पढ़ाती हूँ, इस PPT का PDF अवेलेबल है. इस PPT का PDF अवेलेबल है फॉर फ्री ऑन द PW एप्लीकेशन और pw.live में. आप UGC नेट के कैटेगरी में जब जाएंगे, वहां पे हमें फ्री बैचेस सिलेक्ट करना है. बैच टाइप के ऑप्शन में फ्री बैच सिलेक्ट करने के बाद हमें सिलेक्ट करना है एनरोल नाउ का ऑप्शन. एंड वंस यू एनरोल, आपको सारे क्लास नोट, सारी जो आपके क्लासेस है, एक जगह पे अवेलेबल मिल जाते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द क्लास. सो ग्रीक एंड रोमन फाउंडेशन, दैट इज क्लासिकल टाइम से हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म शुरू हुआ था ना. बेसिक्स तो आप लोगों को वैसे पता होगा, दिस इज अ रिवीजन क्लास, बट स्टिल मैं बस खुद को दोहराना चाहूंगी कि जितने सारे ब्रिटिश थियोरिस्ट, ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक्स को हम पढ़ेंगे, बीट जॉनसन, बीट ड्राइडन, बीट फिलिप सिडनी, ये सारे लोग ना एरिस्टोटल और प्लेटो के वर्क्स को रेफर कर रहे हैं. जो वो लोग कह रहे हैं, उन्हीं बातों को समहाउ ये लोग आगे लेके जा रहे हैं. सो द इन्फ्लुएंस इज वेरी क्लियर. तो अगर आप ये नहीं समझेंगे, फिर आपको ब्रिटिश थियोरिस्ट भी समझने में दिक्कत होता है. तो all later literary criticism flows from here, है ना. all literary criticism as you can see flows from here. Renaissance, neoclassical, romantic, modern, हर जगह पे आपको classical foundations जरूर नजर आएंगे, सारा impact आपको नजर आएगा. Now Greek और Roman में
you would see that जो भी questions ये लोग पूछते हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉरेस, लॉन्जाइनस, क्विंटिलियन जैसे ऑथर्स ने पहले पूछा हुआ है, they just take it 2-3 steps forward. Okay. Now, these critics establish fundamental debates that continue throughout literary history. जैसे लिटरेचर क्या है, लिटरेचर का पर्पस क्या है, हम क्यों लिखे, क्या ये कोई मोरल लेसन्स, लाइफ लेसन्स हमें सिखाती है, या बस ऐसे ही वैक्यूम में लिख रहे हैं, क्या ये प्लेजर के लिए लिखी जा रही है. तो ये जो क्वेश्चन है ना, इज इट फॉर प्लेजर, डिलाइट एंड इंस्ट्रक्ट. हॉरेस बोलेंगे कि लिटरेचर जो है इट इज सपोज टू डिलाइट एंड इंस्ट्रक्ट बोथ, राइट, कि हम लेसन्स भी सीखेंगे यहाँ से और हम खुश भी होंगे, हमें ब्यूटी भी मिलेगा. आर्ट फॉर आर्ट सेक और आर्ट फॉर लाइफ सेक, राइट. ये जो डिबेट है ये एवरग्रीन है, अभी तक चलता आ रहा है. नाउ ये रूल्स फॉलो करना चाहिए या ऐसे ही जो हमें दिमाग में आ रहा है इमोशंस को फॉलो करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, व्हाट इज द रोल ऑफ इमेजिनेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ फॉलोइंग रूल्स. तो न्यो क्लासिसिस्ट बोलेंगे भैया रूल्स को फॉलो करो, सारे टेक्निक, सारे रूल्स को एक एक करके फॉलो करो. रोमांटिक्स कहेंगे नहीं जी, हमें इमोशनल होके लिखना है, हमें सब्जेक्टिव होके लिखना है, राइट. ये सारे जो डिबेट्स हैं ये बहुत पुराने हैं. So we will start with Plato. Now Plato was somewhere born around 427 BC. He was somewhat active around the 4th century and the 3rd century BC, 5th century BC, sorry. So उन्होंने काफी सारे मेजर डायलॉग्स लिखे हैं. सारे डायलॉग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि प्लेटो फिलोसोफर थे. उन्होंने आर्ट और पोइट्री के बारे में से स्कैटर्ड तरीके से एक जगह पे मेंशन करा है. एंड क्लासिकल क्रिटिसिज्म से एक या दो क्वेश्चन आते हैं. जैसे एरिस्टोटल के पोएटिक्स को क्रोनोलॉजिकली एक आर्ग्यूमेंट अरेंज करने के लिए अभी रिसेंटली आया था क्वेश्चन 2025 में. सो प्लेटो जो है ही रोट इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. प्लेटो रोट इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स जिसमें सोक्रेटिस इज द स्पीकर. प्लेटो जो है वो सोक्रेटिस के स्टूडेंट माने जाते हैं. हमें सोक्रेटिस के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं पता, जो हमें पता है वो प्लेटो के थ्रू पता है. तो इनके लिए जो इंपॉर्टेंट डायलॉग्स है हमारे लिए वो है आयोन. आयोन इज बेसिकली दिस रैप्सोड. ओके, आयोन इज बेसिकली दिस रैप्सोड. रैप्सोड मतलब द सिंगिंग पोएट्स, ट्रैवलिंग पोएट्स. ठीक है, ही वाज अ ट्रैवलिंग पोएट जो होमेरिक सिमिलीज, होमेरिक एपिक्स को गा के सुनाता था और परफॉर्म करता था. सो रैप्सोड इसका नाम है आयोन. एंड उस रैप्सोड के साथ सोक्रेटिस बात करे, पूछ रहे कि तुम क्यों व्हाई डू यू परफॉर्म पोएट्री, तुम्हें पोएट्स क्या लगते हैं, व्हाट डू द पोएट्स डू. तो आयोन बोलते हैं कि आई एम डिवाइनली इंस्पायर्ड. ठीक है, सो इट इज अबाउट डिवाइन इंस्पिरेशन. एंड हेंस सोक्रेटिस कहते हैं कि फिर तुमने क्या किया, तुम्हारा क्या रोल है, तुम तो बस एक माध्यम हो जो पोएम लिख रहा है. ठीक है, सो इट इज अबाउट पोएटिक इंस्पिरेशन एंड द नेचर ऑफ पोएट्री. कि पोएट्री इज नथिंग देन क्रिएटिव. आप बस जो एग्जिस्ट करता है इन द सोसाइटी, जो आपको भगवान ने बोला, भगवान ने बस आपको एक माध्यम चुना, उसके थ्रू वो बोल रहे हैं. दैट इज ऑल दैट डिवाइन इंस्पिरेशन इज. देन रिपब्लिक इज ऑब्वियसली द मेजर डायलॉग जहां पे उन्होंने बैनिश किया है पोएट्स को. ने बोला उन्हीं पोएट्स को मैं रहने दूंगा जो मेरे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, जो एक आइडियल स्टेट में कंट्रीब्यूट करेंगे मोरली. राइट. फाइड्रस में उन्होंने रिटोरिक और पोएटिक इंस्पिरेशन के बारे में फिर से बात करी थी कि किस तरीके से पोएट्री जो है वो डिवाइन इंस्पिरेशन से आती है. सिंपोजियम ब्यूटी और लव के बारे में, इरोस इज बेसिकली द गॉड ऑफ लव. देन गॉर्जियस में इन्हें रिटोरिक की किस तरीके से आप बात करो उसको क्रिटिक करा है. प्रोटैगोरस में एजुकेशन और पोइट्री के बारे में बात हुई कि एजुकेशन में पोइट्री का रोल जो है वो बहुत मिनिमल होता है. पोइट्री जो है वो हमारे पैशंस को अपील करता है. देन क्रैट्यूलस में लैंग्वेज को इन्होंने एक्सप्लोर करा है. फाइलिबस एंड लॉज में स्कैटर्ड एस्थेटिक रिफ्लेक्शन. एस्थेटिक मतलब किस तरीके से क्या हमें लिटरेचर लिखना चाहिए. नाउ रिपब्लिक में बुक्स 2, 3 एंड 10 में उन्होंने लिटरेरी थ्योरी के लिए काफी कुछ बोला है. जैसे फर्स्ट थिंकर जिन्होंने माइमेसिस का टर्म यूज किया, ऑब्वियसली है ना, उन्होंने इमिटेशन के बारे में बोला कि आर्ट जो है इट इज ट्वाइस और थ्राइस डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसलेशन. बाय द वे यूजुअली बोला जाता है आर्ट इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी. कि उनका थ्योरी ऑफ फॉर्म्स था जिसमें उन्होंने बोला कि ये आइडियल रियलिटी है. ठीक है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में उन्होंने हमें बोला कि देयर आर लेवल्स ऑफ रियलिटी. लेट मी जस्ट टेल यू दिस वेरी क्विकली. थ्योरी ऑफ प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, जहां पे उनका आइडिया ऑफ इमिटेशन आता है. तो उन्होंने बोला देखो, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ रियलिटी, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ आइडियल फॉर्म्स, जहां पे आपका
ट्रू ब्यूटी रहता है, दिस इज आइडियल फॉर्म्स एंड ट्रू ब्यूटी यहीं पे रहता है। ये शायद सिर्फ भगवान को पता है, ये और किसी को पता नहीं है। फिर सेकेंड लेवल पे, दिस इज लेवल 1, then in the second level we have the, I'm so sorry, in the second level we have our earth, okay, we have earth which is at the second level कि जो हमें दिख रहा है, what we can see, the physical world, okay, the physical world that we can see, ठीक है, जहाँ एग्जिस्ट करता है, जिसमें कुर्सी है, लोग है, पेड़ है, पौधे, तो ये सब जो है that is a copy of, that is a copy of the ideal form. There's a true form, वहां से कॉपी जो है वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रियलिटी दिखती है। फिर वो हमें कहते हैं कि देर इज अ थर्ड लेवल ऑफ रियलिटी, देर इज अ थर्ड लेवल ऑफ रियलिटी, कि मान लो कोई पेंटिंग्स कर रहा है, ठीक है, कोई पेंटिंग्स कर रहा है, कोई किताब लिख रहा है, कोई किताब लिख रहा है, ठीक है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई किताब लिख रहा है। आई एम वेरी बैड विद ड्राइंग्स, प्लीज तो जस्ट पार्डन माई ड्राइंग्स। कोई पेंट कर रहा है, ठीक है, कोई बुक्स लिख रहा है, तो वो कह रहे हैं कि जो पोएट्री लिख रहा है, ठीक है, स्पेसिफिकली लिटरेरी बुक्स, पोएट्री कोई लिख रहा है, तो वो कह रहे हैं दे आर राइटिंग बेस्ड ऑन द फिजिकल वर्ल्ड, दे आर कॉपिंग दिस द फिजिकल वर्ल्ड which is already a copy of the ideal world, hence copy of a copy, hence copy of a copy twice removed from reality। उन्होंने बोला एक आइडियल फॉर्म है जो भगवान को सिर्फ पता है, उसी आइडियल फॉर्म पे हमारा धरती बना है, और उस धरती में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, घर से लेके, रास्ते से लेके, कुर्सी से लेके, कपड़ों से लेके, इंसान, उसको कॉपी करता है पेंटिंग एंड पोएट्री, ठीक है, पोएट्री या लिटरेचर उसको कॉपी करता है। सो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ, इट इज अ कॉपी ऑफ अ कॉपी, इट इज अ ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी एंड कॉपी ऑफ अ कॉपी, इसीलिए इसको कहते हैं वो, ठीक है। नाउ प्लेटो इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इमिटेशन को एक नेगेटिव तरीके से यूज करा है। उन्होंने बोला कोई क्रिएटिविटी नहीं है इसमें, कोई इमेजिनेशन नहीं है, जो दिख रहा है उसके बारे में आप लिख रहे हो, आप सिर्फ कॉपी कर रहे हो। एंड प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट डिजाइन करा है जहां पे वो कह रहे हैं कि फिलोसोफर आर द किंग्स, फिलोसोफर्स एंड लॉ मेकर्स, लेजिस्लेटर्स, फिलोसोफर्स, लॉ मेकर्स और लेजिस्लेटर्स, ये लोग रूल करेंगे एंड दे आर द किंग्स, ओके। देन वो कहते हैं पोइट्री इस जगह पे स्ट्रिक्टली सेंसर्ड, सेंसर्ड मतलब स्ट्रिक्टली कंट्रोल होगा कि किस बारे में आप लिख पाओगे। इट शुड बी मोरल, इट शुड बी डायडैक्टिक, कोई हायर पर्पस ये सॉल्व करना चाहिए, ये हमारे पैशंस को अपील नहीं करेगा। फिलोसफी जो है वो रीजन को अपील करता है, पोइट्री जो है वो पैशन को अपील करता है, तो ये हमारे पैशन को अपील नहीं करेगा। इट विल जस्ट बी अबाउट व्हाट आई वांट टू बी रिटन अबाउट, कि स्टेट की उद्धार के लिए लिखी जाएगी। पोएट्स हु प्रमोट इमोरल और इमोशनल एक्सेस नीड टू बी बैनिश्ड, उनको इस स्टेट से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। एंड ही अलाउज हिम्स टू गॉड, हिम्स जो भगवान के लिए आप जो जैसे भजन होता है, भजन वगैरह आप लिख सकते हो। एंड प्रेज ऑफ वर्चुअस मेन, कि जो पॉलिटिशियंस हैं या कोई पावर में जो इंसान है उनकी तारीफ में आप पोएम लिख रहे हो, वो ठीक है ना। पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन, पोइट्री इज थ्राइस और ट्वाइस, देखो दोनों बच्चों सही है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, ट्वाइस या थ्राइस दोनों चीज सही है। वी मस्ट बैनिश द पोइट्स फ्रॉम द आइडियल स्टेट, okay, this is what Plato says. Then Aristotle आते हैं। Aristotle is somewhere allowed in the alive in the 4th century BC, and he is called as the father of practical and scientific literary criticism। पहली बार अगर लिटरेचर के बारे में एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से किसी ने बात करा था तो वो है एरिस्टोटल। तो उन्होंने उनके 2 वर्क्स हैं, पोएटिक्स एंड रेटोरिक इज बेसिकली द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, रेटोरिक इज द आर्ट ऑफ परसुएशन, कि किस तरीके से बोले कि हम लोगों को कन्विंस कर पाए। ये ओरेशन मतलब स्पीचेस में यूजफुल होता है ना। एरिस्टोटल प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन अडॉप्ट करते हैं, बट उसको बहुत चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं कि इमिटेशन जो है इट इज नेचुरल टू ह्यूमंस। हम जब एक बच्चा पैदा होता है, क्या वो इमिटेट नहीं करता? आप ऐसे इमिटेशन को इतना खराब क्यों बोल रहे हो? क्या हम लाइफ में बहुत सारी चीजें इमिटेट करते नहीं सीखते हैं? लैंग्वेज को इमिटेट करते हैं, बिहेवियर इमिटेट करते हैं, चाल ढाल इमिटेट करते करते ही सीखते हैं,
राइट। सो इमिटेशन जो है उससे हमें खुशी भी मिलती है, सो उसको ऐसे डिसमिस क्यों कर दिया आपने? आर्ट डज नॉट म्योरली कॉपी रियलिटी, इट रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल ट्रूथ्स। आर्ट जो है वो एक आइडियल चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे इंसानों को होना चाहिए, इंसानों को ऐसे बिहेव करना चाहिए। इट इज ऑब्वियसली बोथ, मतलब वो डायरेक्टली ये चीज नहीं कहते हैं, बट वो कह रहे हैं कि आर्ट जो है वो दोनों पर्पस सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, कि मोरल इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है एंड ऑल्सो इट इज डिलाइटिंग अस। ओके, नाउ दस पोइट्री वो यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, पोइट्री इज मोर फिलोसॉफिकल देन हिस्ट्री। हिस्ट्री तो आपको सिर्फ फैक्ट्स बताता है, ठीक है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। पोइट्री जो है, हिस्ट्री डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंड एंड पोइट्री डिस्क्राइब्स व्हाट कुड हैपन, राइट। सो ये सेम आर्ग्यूमेंट तुम देखोगे फिलिप सिडनी अपने वर्क में एक अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे, यू विल सी द सिमिलैरिटीज धीरे धीरे। सो हिस्ट्री में जो है वो हमें सिर्फ फैक्ट्स बता रहे हैं, right? History is all about facts and records, okay? Facts, records of what is happening, what is not happening. जबकि poetry जो है वो हमें एक ऐसा world दिखाता है, the possibilities of a better world, the possibilities of a better world, right? Now, सो एरिस्टोटल डिफाइन करते हैं ट्रेजेडी को, ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। तो थ्रू पिटी एंड फियर इफेक्टिंग द प्रॉपर पर्गेशन ऑफ दीज इमोशंस, पर्गेशन से ही हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ कैथार्सिस निकल के आता है यहाँ से। एंड वो कहते हैं कि ट्रेजेडी जो है एक ऐसा काम को या ऐसे कोई इवेंट को इमिटेट करता है या ऐसे बिहेवियर को इमिटेट करता है विच इज कंसिडर्ड टू बी सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। एक उसका ना वेट होता है जो हुआ है, कोई बहुत बड़े पैमाने पे कभी किसी के साथ कोई घटना हुई है, वैसे ही चीजों को हमें ट्रेजेडी में रिप्रेजेंट करना है। सीरियस एक्शन होना चाहिए, कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए, एम्बेलिश्ड लैंग्वेज होना चाहिए, ड्रामेटिक फॉर्म होना चाहिए एंड कैथार्सिस होना चाहिए। ओके, सीरियस एक्शन का मतलब यही है। नाउ उनके 6 elements of tragedy, I think everyone will be very much aware of Aristotle's 6 elements of tragedy. Plot, जिसको वो most important कहते हैं, and he says that plot is the soul of tragedy. Plot is the soul of tragedy. तो plot के बारे में ही वो बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले वो डिफाइन करते हैं ट्रेजेडी क्या है, फिर वो प्लॉट के बारे में बात करना शुरू करते हैं, फिर कैरेक्टर, फिर थॉट, फिर डिक्शन, फिर सॉन्ग, फिर स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल इज टू डू विद जो मास्क, कॉस्ट्यूम्स, ठीक है। नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द एलिमेंट्स। कैरेक्टर में कैरेक्टर का जो उच्च कोटि का होना चाहिए, नोबल पर्सन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर क्लास का कैरेक्टर होना चाहिए, और जिस क्लास का तुम कैरेक्टर लोगे उसी क्लास के तरीके से उसका बिहेवियर होना चाहिए। थॉट इज टू डू विद द नोबिलिटी ऑफ थॉट, कितना जो भी आप सोच रहे हो कितना एलिवेटेड है। डिक्शन, लैंग्वेज, सॉन्ग जो है वो कोरस का एलिमेंट था, ठीक है। एंड स्पेक्टिकल जो है वो मास्क, कॉस्ट्यूम्स, ठीक है, जो बैकग्राउंड में रहता है, द बैकड्रॉप, दीज थिंग्स आर सेकेंडरी, ये सबसे लास्ट में आएगा। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है प्लॉट, कैरेक्टर, ओके। So, and he gives us certain concepts called as hamartia, which he called as tragic error, कि जो हीरो होगा, जो प्रोटैगनिस्ट होगा, उसके लाइफ में कुछ ना कुछ एक ट्रैजिक फ्लॉ होगा, कैरेक्टर में कोई फ्लॉ होगा, कोई खोट होगा, क्योंकि इंसान है अल्टीमेटली वो भी, तो कोई ना कोई ऐसा मिसस्टेप, मिसकदम वो लेगा जिसके वजह से उसके साथ उसकी डाउनफॉल होगी और पूरी ट्रेजेडी, ट्रैजिक लाइफ उसका हो जाएगा। It is some kind of an error or some kind of a frailty, frailty मतलब weakness, right? Some weakness of the hero, जिसके वजह से उसकी दुर्गति होगी। विलेनी नहीं है बट अ मिस्टेक और मिसजजमेंट, जानबूझ के नहीं करता है कोई, ठीक है। सो ओथेलो का जैसे क्या था, जेलसी था, हैमलेट का इंडिसिशन था, मैकबेथ का एम्बिशन था, ठीक है, ओडिसियस का इडिपल कॉम्प्लेक्स था वेयर ही गेट्स मैरिड टू हिज मदर, राइट, एंड उसका मिसडिसिजन वही था, ही अननोइंगली किल्स हिज फादर, उसको पता भी नहीं है कि ही एक्चुअली किल्ड हिज फादर। देन पेरिपैटिया एंड एनाग्नोरिसिस क्या है? पेरिपैटिया इज द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, एनाग्नोरिसिस रिकॉग्निशन और डिस्कवरी। सो क्या होता है, ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है, दीज टू आर इंटरकनेक्टेड। कैसे? देखो, एनाग्नोरिसिस क्या है? रिकॉग्निशन और डिस्कवरी। रिकॉग्निशन डिस्कवरी, अगर हैमलेट की मैं बात करूं, हैमलेट में जब उसको पता चलता है
हैमलेट में उसके फादर का जो मर्डर के बारे में उसको पता चलता है, दैट लीड्स टू द रिकॉग्निशन और डिस्कवरी ऑफ व्हाट हैपेंड, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। नाउ हैमलेट जब जाएगा, ठीक है, हैमलेट्स प्लान ऑफ रिवेंज, हैमलेट्स प्लान ऑफ रिवेंज व्हिच फेल्स, वो इंडिसिसिव रहता है, बट उसकी पूरी पूरी जो वो स्टूडेंट था, वो पढ़ाई कर रहा था, उसकी पूरी लाइफ पलट गई। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, ही वाज सपोज्ड टू बी अ प्रिंस, ही वाज सपोज्ड टू बी मे बी द नेक्स्ट किंग, यू नेवर नो, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। जैसे इडिपस का क्या हुआ, रिकॉग्निशन, जब उसको पता चला कि ही मैरिड, ही किल्ड हिज फादर, फिर उसको पता चला ही मैरिड हिज मदर, एंड देन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, इडिपस गोज ब्लाइंड, राइट? सो दैट इज एनाग्नोरिसिस एंड पेरिपेटिया। तो इसके वजह से इमोशंस जनरेट होते हैं, आप भावुक होते हो, आप देखते हो कि कैरेक्टर के साथ क्या क्या गलत हो रहा है, बेचारा क्या करने की कोशिश कर रहा था। जैसे किंग लियर में क्या होता है, उसको पता चलता है कि उसकी जो दो बेटियां हैं जिनके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया था, गॉनरिन एंड रीगल, वो दगाबाज निकले, राइट? कॉर्डेलिया इज द राइट पर्सन, बट जब तक वो कॉर्डेलिया के पास जाते हैं, ही गोज मैड, कॉर्डेलिया डाइज, राइट? सो दैट इज व्हाट एनाग्नोरिसिस एंड पेरिपेटिया आर। एंड कैथारसिस, ऑब्वियसली कैथारसिस का मतलब है पर्गेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ पिटी एंड फियर, कि जो इमोशंस आपको फील हो रहा है, जो आपको सिंपैथी फील हो रही है, या जब आपको गुस्सा आ रहा है, या जो भी आपको डर भयभीत लग रहा है, वो सब कुछ आप ट्रेजेडी देखोगे तो वो निकल जाएगा। तो इट्स अ गुड थिंग कि आप जब ट्रेजेडी देख रहे हो, आपके जो एक्सेस इमोशनल है, जो एक्सेस इमोशंस हैं आपके, द एक्सेस इमोशंस आर गेटिंग वॉश्ड अवे, तो इट मेक्स यू बेटर ह्यूमन बींग्स। तो इट्स लाइक ऑफ, इट्स जैसे हम लोग जाते हैं ना, हम लोग कभी कभार जब रोना आता है, और मतलब कुछ ऐसे हुआ है, बहुत दुखद घटना हुई है और हमें रोना नहीं आ रहा है, या हमें रोने का मन करता है, तो ऐसे मूवीज देखते हैं, जैसे परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हो गया, या कोई सैड मूवी देख ली, जैसे ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप वाले मूवीज देखते हैं, क्योंकि हमें अपनी इमोशंस के साथ डील करने में आसानी रहती है जब हम ऐसे मूवीज और सीरीज देखते हैं। So Aristotle sees emotional experience as beneficial. प्लेटो के लिए emotions were completely discarded. प्लेटो का कहना था कि इमोशंस मतलब खराब चीज है, एरिस्टोटल का मानना था कि इमोशंस कैन बी वेरी गुड, ठीक है, वो हार्मफुल नहीं है, इमोशंस कैन एक्चुअली बी वेरी गुड फॉर अस। इमोशनली हमें परगेशन, एक तरीके से क्लेंजिंग हो रहा है, प्यूरिफिकेशन और क्लेंजिंग हो रहा है ना। होरेस का था आर्स पोएटिका और आर्ट ऑफ पोएट्री, आर्स पोएटिका और आर्ट ऑफ पोइट्री, इसको एपिसल टू पीसोस, इसको एपिसल, दिस वाज अ वर्स एपिसल रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर, रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर, इज आल्सो कॉल्ड एज एपिसल टू पीसोस। सो उन्होंने पीसो ब्रदर्स के लिए, पीसो फैमिली के लिए ये लिखा था, जो कि लिखना चाह रहे थे, दे वांटेड टू बिकम राइटर्स, तो एक तरीके से इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह उन्होंने इसको लिखा था। एंड इसमें उनके जो की आइडियाज आर, पोएट्री शुड डिलाइट एंड इंस्ट्रक्ट, इसके ऊपर हाल ही में 2024 में शायद पीवाईक्यू आया था। उट पिक्चरा पोएसिस का मतलब है एज इन पिक्चर सो इन पोएट्री, एज इन पिक्चर सो इन पोएट्री। उन्होंने ये बोला था कि जिस तरीके से पेंटिंग में, जिस तरीके से पेंटिंग में हम लोग डील करते हैं विद ऑल द डिटेल्स एंड एवरीथिंग, है ना, उसी तरीके से पोइट्री में भी हमें परफेक्शन एंड, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ वैसे ही इट्स अ लैटिन फ्रेज ऑब्वियसली, एज इन पेंटिंग सो इन पोइट्री, इसका मतलब यही है कि आपको बहुत इमेजिनेटिव पिक्चर्स पेंट करने हैं, राइट? एंड इसी का ये बात है कि ऑल बोथ पेंटिंग, जैसे पेंटिंग में जैसे हमारा वो मोटिव रहता है कि हम ब्यूटी को इन्वोक करना चाह रहे हैं और हम रियलिटी को एक बहुत आइडियल तरीके से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वैसे ही पोइट्री में भी हमें वही डिटेलिंग लाना है, उतना ही विविडली, इतना ही इमेजिनेटिवली हमें पिक्चर को पेंट करना है, ठीक है। एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट डेकोरम एंड यूनिटी एंड प्रपोर्शन, कि हार्मनी और बैलेंस आर्ट्स पोइट्री में होना चाहिए। आई होप कि ये सब आपने डिटेल में ऑलरेडी कर लिया होगा, दिस इज एज आई सेड जस्ट अ रिविजन क्लास। तो जैसे एरिस्टोटल का पोइटिक्स भी था, उसमें चैप्टर वाइज आपको डिटेल में करना है, कितने चैप्टर है, क्या क्या है, एंड यू नो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो उसका चैप्टर वाइज समरी जानना भी जरूरी है। आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू दिस, इन केस आपने नहीं करा है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू इट, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट? सो यू नेवर नो व्हेन दीज पीपल विल आस्क यू व्हाट। सो पोएटिक्स का जो है, इसके तो 26 चैप्टर्स हैं, एंड चैप्टर वाइज आपको इसका समरी
26 चैप्टर्स एंड चैप्टर वाइज समरी एक बार देख लेना इन केस आपने नहीं किया है तो जस्ट मेक श्योर दैट आप एक चैप्टर वाइज समरीज देख लेते हो बिफोर यू गो टू द एग्जाम सो दैट आप एकदम फुल ऑन रेडी रहो इन केस, हालांकि रिपीट होने का चांस बहुत कम होता है बट स्टिल। लॉन्जाइनस का है ऑन द सबलाइम, दिस इज ऑल्सो एवरीवन मस्ट बी अवेयर ऑफ। लॉन्जाइनस इज अ लैटिन स्कॉलर, होरेस वाज आल्सो अ लैटिन स्कॉलर, प्लेटो एरिस्टोटल ग्रीक टाइम के थे, होरेस और लॉन्जाइनस हमारे लैटिन क्लासिकल ऑथर्स में आते हैं। सो यहाँ पे इमोशंस पे फोकस पहली बार इन्होंने करा एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक। जॉर्ज सेन्सबरी कॉल्स हिम द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक। जॉर्ज सेन्सबरी इज द सेम पर्सन जिन्होंने यूनिवर्सिटी विट्स कॉइन किया था टर्म, तो ही इज कॉल्ड एज द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक। तो उन्होंने बोला कि सबलाइम जो है मतलब जो लिटरेचर है इट शुड बी एबल टू एलिवेट अस टू अनदर लेवल। इमोशनली वो हमें एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट करने का उसके पास क्षमता होना चाहिए। दैट इज द मार्क ऑफ अ गुड, that is the mark of a good literary piece of work. And this is a work sometime written around sometime 1st century BC, exact date नहीं पता, first century C, not BC sorry, 1st century C में उन्होंने कभी ये लिखा था। And he gives us the 5 sources of sublime and also make sure what are not the sources of sublime। इसके जो ऑपोजिट होते हैं दे आर नॉट द सोर्सेज ऑफ सबलाइम। नॉट द सोर्सेज ऑफ सबलाइम पे भी क्वेश्चन आ चुका है। सो सोर्सेज ऑफ सबलाइम में ग्रैंडियर ऑफ थॉट और एलिवेटेड थॉट जिसको कहते हैं, एलिवेटेड थॉट, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जिसको एलिवेटेड थॉट कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशन, फिगर्स ऑफ स्पीच जहां पे जो लिखना है जिस तरीके से आपको यूज करना है, रिटोरिकल डिवाइसेस एंड फिगर्स ऑफ स्पीच हमें उसी तरीके से यूज करना है। नोबल डिक्शन, कि जो आप कंटेंट लिख रहे हो उसी हिसाब से द डिक्शन हैज टू बी वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी वेरी वेल थॉट ऑफ, डिग्निफाइड, ठीक है, डिग्निफाइड, वेल रिस्पेक्टेड, नोबल, worthy of called literature, worthy of being called literature, right? dignified composition, overall unity के बारे में वो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये overall unity and harmony होना चाहिए, right? now not the sources of sublime में एक बार देख लेना। now क्विंटिलियन का क्या है, institutio oratorio, sorry, हाँ, Institutio Oratore या Oratoria, however you call it. So this was published around 95 CE. ये वही 95 CE के आसपास लिखी गई है। Exact, as I said, किसी को नहीं पता। तो ये रेटोरिक और एजुकेशन पे लिखा था। इसके ऊपर बस ऐसे मैच द फॉलोइंग में एक बार आया था, आइडियल ओरेटर मतलब आइडियल स्पीच कैसे दें, अ गुड मैन स्पीकिंग वेल, दस मोरालिटी लिंक्ड विथ रिटोरिक, कि अच्छा आदमी ही अच्छा बोल सकता है। कोई अगर किसी का अगर कैरेक्टर खराब है तो वो इंसान अच्छे से नहीं लिख सकता है। दैट इज व्हाट ही बिलीव्ड इन, ठीक है। नाउ सो डेवलपमेंट ऑफ द ओरेटर, मतलब किस तरीके से ओरेटर खुद को डेवलप करे, खुद को आगे लेके जाए, दैट इज व्हाट दिस इज अबाउट। Now, moving on, Renaissance and Neoclassical criticism. Sir Philip Sidney, born in 1554, died in 1586. उनका एक ही वर्क है Apology for Poetry, जिसको Defense of Poesy भी कहा जाता है। दो अलग अलग एडिशंस हैं, दो एडिटर्स, दो पब्लिशर्स थे अलग अलग। I think one was William Ponsonby, I've forgotten about the other one. Anyway, so दो लोगों ने इसको पब्लिश करा था in the year 1595. ये posthumously पब्लिश हुआ है, उन्होंने लिख दिया था इसको 1580 में, बट ये पब्लिश हुआ था 1595 में। ना इन्होंने इसको रिस्पॉन्ड, प्यूरिटन अटैक्स हुए थे, दिस इज स्पेसिफिकली स्टीफन गोसॉन का द स्कूल ऑफ अब्यूज, उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये लिखा था। स्टीफन गोसॉन वाज अ प्यूरिटन एंड प्यूरिटन्स जो है वो बहुत ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, उनको पोएट्री नहीं पसंद था, उन्होंने पोएट्री को इमोरल बुलाया था एंड ही लेवीड 4 चार्जेस अगेंस्ट पोएट्री। व्हाट आर द 4 चार्जेस? ही सेड दैट पोएट्री डिड, उन्होंने बोला कि पोएट्री से टाइम वेस्ट होता है,
पोइट्री इज द मदर ऑफ ऑल लाइज, मतलब पोइट्री स्प्रेड्स लाइज. थर्ड इज पोइट्री इज द नर्स ऑफ अब्यूज, अब्यूज इन द सेंस दैट अब्यूज ऑफ पावर, अब्यूज ऑफ मोरालिटी. एंड प्लेटो ने जो बैनिश करा था पोइट्स को, उन्होंने सही काम करा था अकॉर्डिंग टू हिम. ठीक है, उन्होंने बोला कि प्लेटो ने सही किया था लोग प्लेटो पोइट्स को बैनिश करके, कोई कारण था उनको बैनिश करने का. हाँ, पोइट्री को अब ये रिस्पॉन्ड करते हैं उनके सारे अटैक्स को एक बाय एक करके एक. एंड उसमें से जो मेजर पॉइंट्स है जो सिडनी ने हमें बोला है वो है कि पोइट्री इज सुपीरियर टू बोथ फिलॉसफी एंड हिस्ट्री. जो एरिस्टोटल ने बोला था सेम चीज को वो यहाँ पे एको कर रहे हैं. फिलॉसफी हमें बहुत एब्स्ट्रैक्ट तरीके से रूल्स देता है. हिस्ट्री जो है वो पर्टिकुलर इवेंट्स को बताता है. फिलॉसफी उस चीज को पढ़ता है जो है भी नहीं. यू क्वेश्चन द रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ना, आप उन चीजों के बारे में फिलॉसफी में डिबेट करते हो कि थॉट कैसा है, कहाँ से नॉलेज आया है, बीइंग क्या है ना. तो ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस है, तो फिलॉसफी गिव्स एब्स्ट्रैक्ट रूल्स, हिस्ट्री जो है वो पर्टिकुलर इवेंट्स देता है. पोइट्री क्या करता है, कंबाइन्स यूनिवर्सल ट्रूथ विथ real life examples with relatable examples. So poetry is the best of both worlds. Poetry gives us what? The best of both worlds, both the worlds. ठीक है, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि पोइट्री जो है फिलोसफी हिस्ट्री से बेटर है. पोइट्री इज अ मेकर, फ्रॉम ग्रीक पोएन टू मेक, और वातेस. ओके, वातेस इज एक्चुअली द टर्म दैट ही यूजेस. वातेस कि पोइट्स आर वातेज और वेट्स, हाउएवर यू प्रोनाउंस इट, मेकर, कि आप क्रिएट कर रहे हो. एंड पोइट्स जो है दे क्रिएट अ गोल्डन वर्ल्ड बेटर देन नेचर्स ब्रेजन वर्ल्ड. नेचर का वर्ल्ड जो है वो थोड़ा सा रॉ है, इट इज अनटेम्ड, इट इज रॉ, उसमें चीजें कुछ कुछ अनएक्सप्लेनेबल है. बट पोइट जो वर्ल्ड क्रिएट करके आपको देता है दैट इज परफेक्ट वर्ल्ड, गोल्डन वर्ल्ड, इट्स अ perfect world. Poetry teaches by delighting. Poetry never lies because कोई भी पोइट कभी ये क्लेम नहीं करते कि हम आपको जो बता रहे वो सच है, कोई डिक्लेरेशन नहीं देते. सो पोइट नेवर लाइज बिकॉज ही डज नॉट अफर्म फैक्चुअल ट्रूथ. वो कभी क्लेम ही नहीं करते कि हम आपको सच्चाई बता रहे हैं. वी आर टेलिंग यू दैट दिस इज हाउ द वर्ल्ड कैन बी. यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम पोइट्री. पोइट्स नेवर क्लेम टू टेल यू, गिव यू एविडेंस और फैक्ट्स. एंड पोइट्री जो है वो लोगों को वर्च्यू की तरफ पुश करता है, अच्छे बनने के लिए उनको मोटिवेट करता है. It motivates people to get better, to be better version of themselves, to be a better version of themselves. Right now, moving on. So उन्होंने क्लासिफाई करा पोइट्री को रिलीजियस पोइट्री, फिलोसॉफिकल पोइट्री एंड राइट और ट्रू काइंड ऑफ पोइट्री. सो उन्होंने बोला रिलीजियस पोइट्री एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है. फिलोसॉफिकल ठीक है. सबसे बेस्ट kind of poetry are these poetries, and he says epic is the bestest form of poetry. Epic, tragedy, comedy, lyric, pastoral. Aristotle के लिए tragedy was the best form, Sidney के लिए epic is the best form. Epic, tragedy, comedy, lyric and pastoral. Pastoral को by the way, just by the way, bucolic poetry भी कहा जाता है. Pastoral is also known as bucolic poetry. ठीक है, ठीक है. रिलीजियस, फिलोसॉफिकल एंड राइट और ट्रू काइंड ऑफ पोइट्री, जिसमें फिर मल्टीपल डिविजन्स हैं, एपिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी, लिरिक एंड पैस्टरल. नाउ उन्होंने बोला कि ट्रेजेडी जो है शोज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाइस. वाइस मतलब दिखाता है कि अगर आप गलती करोगे, विलन्स भी एक्सपोज करता है ट्रेजेडी. सो इफ यू डू एनी काइंड ऑफ, इनफैक्ट हीरोज खुद ही गलतियां करता है. सो वो कहते हैं जो भी आप गलत काम करोगे या आप मोरली कुछ क्वेश्चनेबल एक्ट करते हो, सो यू विल गेट पनिशमेंट. सो कॉन्सिक्वेंसेज दिखाता है. एंड इंस्पायर्स एडमायरेशन फॉर वर्च्यू. कॉमेडी जो क्या करता है वो भी छोटी मोटी गलतियों को एक्सपोज करता है. फॉली मतलब द मिस्टेक्स दैट पीपल यूजुअली मेक इन देयर लाइफ, है ना. एंड वो भी हमें दिखाता है कि करेक्ट बिहेवियर क्या है, कि लेडीज के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, भरी कोर्ट में कैसे बिहेव करना चाहिए. राइट, सो इट करेक्ट्स द बिहेवियर. Now, poesy is an art of imitation, a speaking picture with this end to teach and delight. Right? So, same speaking picture, Horace, teach and delight, Horace. Same चीजों को वो repeat करें. एरिस्टोटल ने जो बोला था और होरेस ने जो बोला था, it's kind of like a mixture of both. Right? So, poetry is an art of imitation, a speaking picture with this end to teach and delight.
द पोएट नेवर अफर्म इट एंड देयरफॉर नेवर लाई इट, नेचर नेवर सेट फोर्थ, ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है, एज इट इज ये पैसेज आया हुआ है 2023 या 24 में। Nature never set forth the earth in so rich tapestry as diverse poets have done. Her world is brazen, the poets only deliver a golden. Sweet food of sweetly uttered knowledge. Orator fit, poet as cheer. The orator is made, the poet is born. तो वो कह रहे हैं कि पोइट्री जो है एक कला है, इट्स अ नेचुरल स्किल, इट्स अ इनबॉर्न टैलेंट जो हर किसी के पास नहीं होता है। Now moving on to Ben Jonson. Ben Jonson obviously अपने कॉमेडीज के लिए सबसे ज्यादा जाने माने हैं, बट उनका भी एक क्रिटिकल वर्क है विच इज टिम्बर और डिस्कवरीज। ओके, टिम्बर और डिस्कवरीज पब्लिश्ड इन द ईयर 1641। तो वो रेनेसा और न्यू क्लासिसिज्म के बीच के फिगर है। तो वो न्यू क्लासिसिस्ट थे, वो थरोब्रेड न्यू क्लासिसिस्ट थे, वो ट्रेजी कॉमेडी के अगेंस्ट थे। बाय द वे फिलिप सिडनी आल्सो स्पोक अगेंस्ट ट्रेजी कॉमेडी, ही डिड नॉट बिलीव इन मिक्सिंग द टू जॉनरस। ठीक है, आई हैव नॉट मेंशन्ड इट हियर। ही वाज आल्सो अगेंस्ट ट्रेजी कॉमेडी, बाय द वे वो ट्रेजेडी और कॉमेडी को फ्यूज करने के अगेंस्ट थे। सो वाज बेन जॉनसन। बेन जॉनसन वाज आल्सो समवन जो चाहते थे, जो जानते थे कि चाहते थे एंड मानते थे कि ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स नहीं करना है। ट्रांजिशनल फिगर है, बिलीव्ड इन क्लासिकल मॉडल्स ऑफ होरेस, एरिस्टोटल, लर्निंग, डिसिप्लिन, क्राफ्ट्समैनशिप एंड रूल्स को एम्फोसाइज करते थे कि जो रूल्स हमें बताई गई है हमें टू द टी वो फॉलो करना है, हमें डिविएट नहीं करना चाहिए फ्रॉम द पाथ जो हमें क्लासिकल ऑथर्स ने और रूल मेकर्स ने बताया हुआ है। पोइट्री इनके हिसाब से बोथ स्किल एंड नेचुरल टैलेंट का कॉम्बिनेशन चाहिए था। ठीक है, बोथ स्किल और नेचुरल टैलेंट का कॉम्बिनेशन है। अगर आपके पास नेचुरल टैलेंट है उसको आपको बहुत मेंटेन भी करना है। एंड लिटरेचर अकॉर्डिंग टू हिम शुड हैव मोरल पर्पस। डिलाइट करना इज नॉट आवर पर्पस, हमारा मेन पर्पस इज टू टीच, टू इंस्ट्रक्ट, टू स्प्रेड गुड वर्च्यूज इन द वर्ल्ड। उसके बाद अगर वो एंटरटेनिंग है तो ठीक है, तो एंटरटेनमेंट कम सेकेंड। ठीक है, क्रिटिसाइज्ड शेक्सपियर्स लैक ऑफ डिसिप्लिन, बट उनके जीनियस और उनके कैरेक्टर्स की उन्होंने बड़ी तारीफ करी है। सो उन्होंने शेक्सपियर के बारे में यही बोला था जॉनसन के बारे में लिखते हुए इन जॉनसन्स ट्रिब्यूट, ही वाज नॉट ऑफ एन एज, ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम। हाँ, ठीक है, तो उन्होंने बोला था एंड उन्होंने उनको इमॉर्टल है, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, और उन्होंने सोल ऑफ द एज भी कहा था। एंड टेल मी दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल कि which poem did Johnson write as a tribute to Shakespeare and when? Tribute to Shakespeare, put it in the comment section. Which poem did Johnson write as a tribute to Shakespeare? When and where? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, when and where. I hope you are able to read. मैंने थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा है, let me put it properly, sorry. This is a question for you people. Which poem did Johnson write as a tribute to Shakespeare and when? Okay, ठीक है. Now, yes. So John Dryden के बारे में as I was saying सबको पता ही है. Now John Dryden was born in 1631 and he lived till 1700. And वो restoration era में जिए थे, एक्टिव थे, but he was a neoclassicist, liberal neoclassicist थे. And उनको father of English literary criticism बुलाया था डॉक्टर जॉनसन ने. That he is the first person, Dryden was the first person जिन्होंने proper एक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, रूल्स के बेसिस पे क्रिटिसिज्म को करा था. उनका मेजर वर्क सबको पता है, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, एंड सम ऑफ हिज अदर क्रिटिकल वर्क्स आल्सो यू नीड टू नो. प्रीफेस टू द स्टेट ऑफ इनोसेंस 1677, प्रीफेस टू ट्रोइलस एंड ट्रेजेडी, a discourse concerning the original and progress of satire 1693, parallel betwixt painting and poetry, similar बात जो सिडनी ने करी है 1695 में. प्रीफेस टू फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न जो कि 1700 का है, जो कि 1700 का वर्क है, जहां पे उन्होंने चौसर, हियर इज गॉड्स प्लेंटी जो कोट है ना, वो यहीं पे उन्होंने करा है ना. मूविंग ऑन, तो जो 4 स्पीकर्स हैं एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में, फर्स्ट इज क्राइटिस जो कि सर रॉबर्ट हावर्ड है, जो उनके
ब्रदर इन लॉ भी थे, वो डिफेंड करते हैं एंशिएंट्स को। यूजिनियस जो है वो चार्ल्स सैकविल पे मॉडल्ड है, हु वाज अनदर पॉलिटिशियन कोर्टियर, एंड वो डिफेंड करते हैं मॉडर्न्स को। लाइसिडियस इज चार्ल्स सेडली, वो डिफेंड करते हैं फ्रेंच ड्रामा को। निएंडर इज ड्राइडन खुद, एंड वो इंग्लिश ड्रामा को डिफेंड कर रहे होते हैं। ना वो जो मेजर डिबेट्स हमें देते हैं वो क्या क्या है? एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न, एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न, राइट? कंपैरिजन होता है, एंशिएंट्स खुद को बोलते हैं कि हमारे वजह से सब कुछ है, हम लोग तुमसे सुपीरियर थे। मॉडर्न आके बोलते हैं हम लोग तुमसे सुपीरियर थे। फ्रेंच ड्रामा वाले आके बोलते हैं कि भाई हम जो रूल को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, इंग्लिश ड्रामा को ये डिफेंड करते हैं, कहते हैं नहीं, फ्रेंच ड्रामा जो है वो ड्राई हो जाता है, दे आर फॉलोइंग एवरीथिंग बट उनका ड्रामा बहुत ड्राई है, हम लोगों का ड्रामा इज लाइवलियर, French drama is livelier, we have rhyme, we have tragicomedy, and he defends tragicomedy. तो वो कहते हैं we are livelier, we are closer to life, we showcase both happiness and tragedy, and यो यूनिटी ऑफ एक्शन को डिफेंड करते हैं, यूनिटी ऑफ टाइम और प्लेस को सेकेंडरी रखते हैं। एंड इसके ऊपर पीवाईक्यू भी आया था, 2025 में ही पीवाईक्यू आया था यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस वाला। एक्चुअली वो सैमुअल जॉनसन या जॉन ड्राइडन किसी के कॉन्टेक्स्ट में आया था, क्योंकि दोनों सेम चीज कहता है, ठीक है, दोनों एक्चुअली सेम चीज कहते हैं। नाउ ट्रेजिक कॉमेडी को डिफेंड करते हैं, एंड वो राइम को भी डिफेंड करते हैं, बिकॉज ही वाज समवन हु गिव अस हेरोइक ड्रामा, हेरोइक ट्रेजेडी वो लिखते थे। ही इज द पर्सन हु कॉइंड इट। हेरोइक ट्रेजेडी में जिस तरीके से एपिक पोएम्स में हेरोइक कपलेट्स यूज होता है ना, वो इन्होंने हेरोइक कपलेट्स फॉर्म, वो जो राइमिंग फॉर्म को उन्होंने ट्रेजेडी में इंपोर्ट करा था। जैसे एपिक लिखा जाता था वैसे वो ट्रेजेडी में सेम फॉर्म लेके आ गए थे, इसीलिए वो राइम को डिफेंड कर रहे थे। क्योंकि अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स हैड सेड कि ड्रामा में राइम की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम सोचो ना, ड्रामा में हर डायलॉग राइमिंग है तो थोड़ा फनी लगेगा, इट्स लिटिल वियर्ड, बट ड्राइडन वाज डिफेंडिंग द यूज ऑफ राइम। एंड शेक्सपियर और बेन जॉनसन को उन्होंने कंपेयर करा, उन्होंने बोला आई एडमायर बेन जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर, बहुत ही कॉमन कोटेशन है। लिबरल क्लासिसिस्ट माने जाते थे कि रूल्स को रिस्पेक्ट करते थे बट वर्शिप नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा मुझे फुल रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरा फॉलो करना है। जहां मैं अग्री करता हूं वहां अग्री करता हूं, जहां नहीं अग्री करता हूं वहां नहीं अग्री करता हूं। रूल्स शुड सूट किस टाइम पीरियड में लिखी गई है ना? टाइम, नेशन, एज एंड जीनियस, व्हेन वाज द वर्क रिटन, है ना? व्हेन वाज द वर्क, व्हेन इज द वर्क रिटन और व्हेन वाज द वर्क रिटन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं क्या रूल्स फॉलो करूंगा, क्या रूल्स नहीं फॉलो करूंगा या करूंगी। ट्रेजिक कॉमेडी को डिफेंड करते हैं, शेक्सपियर के नेचुरल विट, जीनियस, ऑब्जर्वेशन पावर, यूनिवर्सैलिटी को डिफेंड करते हैं। कंपेरेटिव क्रिटिसिज्म को सिस्टमैटिकली यूज करा है एंशिएंट्स, मॉडर्न्स, फ्रेंच ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा। A just and lively image of human nature, representing its passions and humors that delights and instructs for the delight and instruction of mankind. ये tragedy या drama, sorry, play का definition है। A just and lively image of human nature, representing its passion, humor for the delight and instruction of mankind. Quotes में, Shakespeare had the largest and most comprehensive soul. Shakespeare needed not the spectacles of books to read nature. उनको किसी किताबी नॉलेज की जरूरत नहीं थी, because Shakespeare was actually not formally schooled. वो ऐसे ही ऑब्जर्व कर पाते थे सबको। I admire him but I love Shakespeare. चौसर के बारे में उन्होंने बोला here is God's plenty, क्योंकि चौसर ने जिस तरीके का डाइवर्सिटी दिखाया था अपने कैरेक्टर्स में, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, उसके बारे में। एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री उन्होंने चौसर को बुलाया। देन जोसेफ एडिसन, ही लिव्ड फ्रॉम 1672 टू 1719, राइट? एंड सबको पता है एडिसन के बारे में, उनका एक ट्रेजेडी उन्होंने लिखा था कॉल्ड एज केटो एंड स्पेक्टेटर स्टील, इसमें तो पीरियडिकल्स का तो आपको पता ही है। उनके जो एसेज में प्लेजर्स ऑफ द इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हाल ही में एक पीवाईक्यू आया था फ्रॉम प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन। तो ट्रू विट एंड फॉल्स विट, कि सच में कौन इंटेलिजेंट है, हु इज एक्चुअली विटी, एंड कौन प्रिटेंड कर रहा है आर्टिफिशियल विट, वो पता चल जाता है कि जबरदस्ती कौन ट्राई करे और कौन एक्चुअली इंटेलिजेंट है। तो दोनों में उन्होंने फर्क दिखाया है। एंड प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन में उन्होंने रोल ऑफ इमेजिनेशन के बारे में बात करी है, काइंड ऑफ लाइक अ प्रीकर्सर टू कॉलेरिज। कॉलेरिज भी सेम चीज बात करेंगे बायोग्राफी लिटरेरिया में 19th सेंचुरी में, ये इसको 18th सेंचुरी में बात करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में भी लिखा है और ट्रेजेडी और टेस्ट के बारे में भी लिखा है। तो उन्होंने ट्रू विट और फॉल्स विट में डिफरेंशिएशन करा, एंड ही मेड इट वेरी एक्सेसिबल। मिडिल क्लास रीडर्स भी क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं, है ना? मिडिल क्लास रीडर्स भी क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं। मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट
इट्स अ ग्रेट एपिक, उसको भी उन्होंने अप्रिशिएट करा है। इमेजिनेशन एज अ सोर्स ऑफ रिफाइंड प्लेजर, कि इमेजिनेशन जो है उसके थ्रू हमें किस तरीके से हैप्पीनेस मिल सकता है, डिलाइट मिल सकता है। दैट इज व्हाट ही सेज कि इमेजिनेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इन मेकिंग थिंग्स ब्यूटिफुल एंड अप्रोचेबल एंड प्रेजेंटेबल, है ना, मेकिंग थिंग्स ब्यूटिफुल एंड प्रेजेंटेबल। तो वो उसके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने प्राइमरी प्लेजर और सेकेंडरी प्लेजर में भी डिस्टिंग्विश करा है, विच इज द सेम एज कॉलरिज, कोई अलग नहीं है ये। प्राइमरी इज जो हम देखते हैं डायरेक्ट परसेप्शन, सेकेंडरी इज जो हम मेमोरी के थ्रू बैठ के रिकॉल करके लिखते हैं, दैट इज सेकेंडरी। ओके, नाउ अलेक्जेंडर पोप, अगेन एवरीवन नोज अबाउट हिम। 1688 से 1744 ही वाज अलाइव। इनका एसे ऑन क्रिटिसिज्म है, 1711 में पब्लिश हुआ है। दिस इज कंप्लीटली रिटन इन पोएम्स, पोएम है ये, बट ऑन क्रिटिसिज्म, पोएम ऑन क्रिटिसिज्म एंड क्रिटिक्स, रोल ऑफ क्रिटिक्स एंड क्रिटिसिज्म। ओके, दिस इज ऑन द रोल ऑफ क्रिटिक्स एंड क्रिटिसिज्म। नाउ वो बोलते हैं फॉलो नेचर, यूनिवर्सल ऑर्डर, रीजन और क्लासिकल रूल्स को फॉलो करने की बात करें। यहाँ पे वो नेचर, नेचुरल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब एनवायरमेंट और नेचर, मतलब एनिमल्स, ट्रीज, पौधा, वो सब नहीं। वो कह रहे हैं जिस तरीके से दुनिया चलती है, द ऑर्डर इन विच द वर्ल्ड रन्स, ही इज टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर इन विच द वर्ल्ड ऑपरेट्स, द वर्ल्ड रन्स, राइट, उसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, उसको हमें फॉलो करना है। गुड क्रिटिसिज्म रिक्वायर्स कि अगर यू हैव टू बी अ गुड क्रिटिक, है ना, उसमें ठीक तरीके से आप डिटरमाइन कर पाओ क्या सही है क्या गलत है, सही जजमेंट, यू शुड बी अ गुड जज, यू शुड बी लर्नेड योरसेल्फ, आपको खुद बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए, एंड यू नीड टू बी हम्बल, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा प्राउड हो, आप विंडिक्टिवली या रिवेंज के पर्पस से या पॉलिटिकल एजेंडा के साथ बैठ के क्रिटिक बन रहे हो, वो गलत है। ट्रू क्रिटिक इज समवन who is not biased, who is judgment free, and who is focusing on learning, and who is humble, एक्सट्रीम नहीं है, प्राउड नहीं है, हॉलो नहीं है, हाफ बेक नॉलेज के साथ आगे क्रिटिक बन के मुंह उठाने, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअली पोप को टारगेट करते थे, राइट, तो वो उसके गुस्से में वो काइंड ऑफ ये लिख रहे हैं। देन द ट्रू विट इज नेचुरल थॉट एक्सप्रेस्ड ब्यूटिफुली, राइट, नेचुरल थॉट एक्सप्रेस ब्यूटिफुली, कि जो आप सोच रहे हो उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो। अगर आपका फॉल्स विट है तो वो एक्सप्रेशन अच्छे से नहीं निकल के आएगा। एंड ही डिफाइंस हु अ गुड क्रिटिक इज, राइट। Now, इनके quotes are, little darling is a dangerous thing, fools rush in with angels fear to tread, to err is human, to forgive divine, first follow nature, true wit is nature to advantage dressed, what oft was thought but never so well expressed, it is hard to say great a want of skill appear in writing or in judgment। तो वो कह रहे हैं कि दोनों में स्किल चाहिए। If you have to be a good writer, you need good skills. If you want to be a good critic, तब भी skills का जरूरत है। तो ऐसा मैं जज नहीं कर सकता कि किस में ज्यादा स्किल की जरूरत है, क्योंकि दोनों में अलग अलग तरीके के स्किल्स की जरूरत है। ठीक है, now moving on, Dr. Samuel Johnson, who was born in 1709, lived till 1784, plan of dictionary, preface to Shakespeare 1796, lives of the most eminent English poets 79 to 81, which is one of the first instances of biographical criticism, and इसी में उन्होंने life of Mr. Richard Savage 1741 उनके फ्रेंड के बारे में पहली वो बायोग्राफी क्रिटिसिज्म करी थी। फिर बाद में उन्होंने और 52 पोएट्स को लेके लाइफ ऑफ एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स उन्होंने लिखा। रैम्बलर एसेज एंड आइडलर एसेज भी है। रैम्बलर उनका खुद का जर्नल है एक्चुअली, आइडलर इज द एसेज दैट ही हैज सबमिटेड टू द मैगजीन यूनिवर्सल क्रॉनिकल। नाउ वो कहते हैं प्रीफेस टू शेक्सपियर में कि शेक्सपियर इज अ पोएट ऑफ नेचर। नेचर मतलब ह्यूमन नेचर, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर, वो बहुत अच्छे से समझते थे, राइट, कि वो ह्यूमन नेचर एंड कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझते, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। शेक्सपियर जो है वो जनरल ह्यूमन नेचर को दिखाते हैं, बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। डिफेंस शेक्सपियर मिक्सिंग ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, सो ड्राइडन, जॉनसन दोनों ने ट्रेजी कॉमेडी को डिफेंड करा है, यूनिटी ऑफ एक्शन की इंपॉर्टेंस को स्ट्रेस करा है, एंड वो जो टाइम और प्लेस को रिजिडली फॉलो करने के अगेंस्ट एक्सप्लिसिटली सैमुअल जॉनसन ने लिखा है।
एंड शेक्सपियर के जो फॉल्ट्स उन्होंने वो गिनवाए हैं कि केयरलेस प्लॉट्स हैं, पन्स और क्विबल्स अच्छे से नहीं यूज करा है, सैक्रिफाइसेस वर्च्यू टू कन्वीनियंस, की मोरालिटी को साइड में रख देते हैं फन के लिए, जबरदस्ती जोक मारने की कोशिश करते हैं, एंड उसमें क्या होता है थोड़े से वल्गर जोक्स भी मार देते हैं, डबल मीनिंग जोक्स मार देते हैं, जिसकी वजह से मोरालिटी जो है या मोरल वैल्यूज जो है, वर्च्यू जो है वो सैक्रिफाइस करना पड़ता था, जो सही नहीं था। उस टाइम के ऑडियंस के हिसाब से सही होगा बट वो सही नहीं था। तो वो कहते थे कि शेक्सपियर को एक एडिटर चाहिए था अच्छा खासा, जो उनको नहीं मिला। तो इट कुड हैव बीन मोर रिफाइंड, क्योंकि इनका प्लॉट थोड़ा सा लूज है और स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा कहीं कहीं पे हिला हुआ है। ठीक है, नाउ moving on to William Wordsworth. Now Wordsworth was born in 1770 and lived till 1750. यहाँ से शुरू होता है रोमांटिक क्रिटिसिज्म। रोमांटिक मैनिफेस्टो कहा जाता है प्रीफेस टू लिरिकल बैलर्ड्स को, जो कि 1800 में पब्लिश हुआ था। लिरिकल बैलर्ड्स 98 में आया था, प्रीफेस उन्होंने पब्लिश करा 1800 में, एंड उसका एक और एडिशन आया था 1802 में, तीसरा एडिशन आया था 1804 में। नाउ वो कहते हैं, ये सबको पता ही होगा, इनमें ही इज अ वेरी इजी पर्सन टू deal with. So poetry is the spontaneous overflow, ordinary life, ordinary men, ordinary language, right? And emotion recollected in tranquility, कि कुछ आपने महसूस किया किसी मोमेंट पे, घर वापस जाओ, बैठो अपने टेबल पे, उस मोमेंट के बारे में सोचो, फिर लिख डालो, right? Now language of poetry should be near the real language of common people, and rustic life is better for poetry. वो कहते हैं कि जो रूरल एरिया के लोग हैं वो लोग नेचर से ज्यादा कनेक्टेड है, तो उनकी लाइफस्टाइल को हमें फॉलो करना चाहिए, हमें उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। वो लोग बिल्कुल प्रिटेंशियस नहीं है, बहुत सिंपल है, छल कपट नहीं है उनमें, तो उसी को वैसा ही इमोशंस हमें अपनी पोइट्री में और नेचुरल ब्यूटी इनकॉर्पोरेट करते वैसा लिखना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू। आई हैव ट्राइड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर नियो क्लासिसिज्म। नियो क्लासिसिज्म जो है वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता था, इमोशंस को साइड में रख दिया था। इन्होंने बोला नहीं जी, हमें वी हैव टू बी इन टच विद योर इमोशंस, एंड रूरल लैंडस्केप और रूरल लोगों को देख के, उनकी भाषा देख के, उनका बिहेवियर देख के और नेचर के साथ उनका कनेक्शन देख के मैं इंस्पायर होता हूँ। सो ही वाज एन एस्केपिस्ट, इंडस्ट्रियलिज्म से भाग रहे थे ऑब्वियसली, बट या। एंड वो कहते हैं कि पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मेन बट विथ ग्रेटर सेंसिबिलिटी एंड इमेजिनेशन। सो इमोशंस नाउ टेक सेंटर प्लेस, ये सबको पता है। एंड हाँ, ऑल्सो ही हैज गिवन अस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉट्स ऑफ टाइम। स्पॉट्स ऑफ टाइम उन्होंने ये कॉइन किया है टर्म इन हिज वर्क प्रिल्यूड। वो कहते हैं कि जो चाइल्डहुड में हमारा जो हैप्पी चाइल्डहुड होता है उसके बारे में कई बार सोच के हमें आज एज अडल्ट्स बहुत रिलीफ मिलता है। तो ही यूज टू गो टू दो स्पॉट्स ऑफ टाइम एंड यूज टू फाइंड हैप्पीनेस इन दो स्पॉट्स ऑफ टाइम। कई बार होता है ना, बचपन की जो यादें होती है, अच्छी यादें जो होती हैं, कभी याद आ जाती है तो हमें अच्छा लगता है, we feel happy. So that is what he is talking about. Now, Samuel Taylor Coleridge, born in 1772, lived till 1834. Biographia Literaria 1817 का काम है, जहां पे वो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन को क्रिटिक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, आपने बोल दिया इमेजिनेशन, तुम ऑर्डिनरी चीजों के बारे में लिखो, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखो। क्या पोएट्री ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? इनफैक्ट वर्ड्सवर्थ ने ये भी बोला था कि पोएट्री जो है वो प्रोजेक लैंग्वेज में, पोएट्री और प्रोज के बीच में कोई अंतर नहीं है, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। दैट वाज वेरी स्टूपिड ऑफ हिम टू से। एंड वो खुद भी बहुत रिफाइंड तरीके से पोएम लिखते थे, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे कुछ भी जो मनगढ़ंत कहानी है वो लिख देते थे, ऐसा नहीं है। तो वर्ड्स कॉलेज उस पॉइंट को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि भाई काय बात का ऑर्डिनरी, ऑब्वियसली वी हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर लैंग्वेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ तो वो पोइट्री कैसे है? और पोइट्री और पोज के बीच में तो डिफरेंस होना लाजमी है, उसके बिना कैसे डिफरेंशिएट करोगे, राइट? सो इमेजिनेशन और फैंसी, प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन में डिस्टिंग्विश करते हैं। एसेम्प्लास्टिक पावर भी वो डिस्कस करते हैं। एंड अनदर क्वेश्चन फॉर यू, who coined the term psychosomatic? Who coined the term psychosomatic? Find it out, interesting है, तुम्हारे लिए शायद क्वेश्चन भी पूछ दे वो कभी भी। So who coined the term psychosomatic? You will be shocked to know who coined it. Now, willing suspension of disbelief and organic form के concepts वो हमें देते हैं। सबको पता होगा कि there are imagination में वो तीन चीजें हमें बता रहे हैं, ठीक है? वो कहते हैं सारे इंसानों के पास क्या है? प्राइमरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन जो है, ऑल पीपल हैव इट, ऑल पीपल हैव समथिंग ही कॉल्स एज द प्राइमरी इमेजिनेशन, हर किसी के पास है, राइट?
then some people, artists and creators have what he terms as the secondary imagination. Okay, what he calls as the secondary imagination. And then एक अलग ही दिशा में जाता है fancy. Okay, fancy क्या है वो बाद में मैं बताऊंगी, पहले प्राइमरी इमेजिनेशन सबके पास होता है, जो सब परसीव करते हैं, जैसे दुनिया को आप समझते हो कि ये है, ये है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग. सेकेंडरी इमेजिनेशन इज द क्रिएटर का इमेजिनेशन, जहां पे ये प्राइमरी इमेजिनेशन से चीजें हम लेते हैं, राइट, उनको तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, डिफ्यूज करते हैं, डिसोशिएट करते हैं, फिर से कुछ नया बनाते हैं. सो मान लो मैंने एक फ्लावर का फील्ड देखा, उस फ्लावर के फील्ड से मैं शायद कोई मैजिकल रियलिस्ट वर्क भी क्रिएट कर सकती हूँ आगे जाके, करेक्ट, राइट. सो इट कैन बी रिलेटेड बट इंस्पायर्ड by my primary imagination but very different from my primary imagination. जैसे हैरी पॉटर का पूरा वर्ल्ड है, या जहाँ पे पोएट्स जो है एक फूल को एक नॉर्मल फूल को एक यूनिवर्सल लेवल पे लेके चले जाते हैं, एक नॉर्मल इंसिडेंट को आप एक बहुत ज्यादा लाइवली कर सकते हो, राइट. सो जस्ट अ सेकेंड. यस, सो एज आई वाज सेइंग, सेकेंडरी इमेजिनेशन में हम यही करते तोड़ मर के, जैसे उन्होंने ज़ैनाडू पूरा क्रिएट किया था, ही वाज रीडिंग परचास पिलग्रिमेज, वो सो गए, फिर उन्होंने पूरा वो रीइमेजिन करा, एक अलग ही यूनिवर्स उन्होंने बनाया था. सो दैट इज व्हाट सेकेंडरी इमेजिनेशन डज. फैंसी क्या है? फैंसी इज नथिंग बट द टेक्निकल स्किल दैट यू एम्प्लॉय. पहले आपका इमेजिनेशन आता है, आपको वो जगह रीइमेजिन करनी है, अब आपको लैंग्वेज को ट्वीक करना है. सो लैंग्वेज को जो ट्वीक करने का स्किल है ना, द टेक्निकल स्किल ऑफ ट्वीकिंग द लैंग्वेज, आइडिया जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी इमेजिनेशन से आता है. फैंसी एनीवन कैन लर्न हाउ टू मेक मेटाफर्स, सिमिलीज, जो घिसे पिटे इमेजेस है, पर्सोनिफिकेशन, कोई भी वो रट्टा मार सकता है. इमेजिनेशन रट्टा नहीं मारा जा सकता, वो नॉर्मली नेचुरली आना चाहिए, राइट. नाउ फैंसी मैकेनिकल है, वो रीअरेंज करता है एग्जिस्टिंग मटेरियल्स के साथ. मैं अगर आपको दो चीजें दूं, मैं बोलूंगी देखो सन और सनफ्लावर को कंपेयर करके दो चार मेटाफर्स लिखना, कुछ दो चार इमेजेस बना देना, बना दोगे, तुम्हें इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है. इमेजिनेशन की तब जरूरत होती है जब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग अबाउट. डज नॉट ट्रांसफॉर्म क्रिएटिवली, यहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं है, इट इज टेक्निकल स्किल. विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ constitutes poetic faith. Now what is willing suspension of disbelief? Willing suspension of disbelief is, जैसे हम लोग हैं, हॉरर मूवी देखते हैं, मैजिकल रियलिज्म मूवी देखते हैं, हॉगवर्ट्स वर्ल्ड पे बिलीव कर लेते हैं, खुद को क्या करते हैं हम, वी इन्वेस्ट आवरसेल्व्स इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन दैट मूवी. हम जानबूझ के, यू हैव टू लेट गो you have to let go of logic, practicality, right, to believe in the imaginary world, वो है willing suspension of disbelief. SM plastic power क्या है? SM plastic power is the power of unification. ठीक है, SM plastic power जो मैंने आपको बोला था, SM plastic power भी इन्होंने कॉइन किया है. इट इज द वे थ्रू विच आप ये डिसॉल्व, डिफ्यूज और रिक्रिएट करते हो ना, वो रिक्रिएशन के लिए SM प्लास्टिक पावर चाहिए होता है, विच कॉलेज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट. ठीक है ना. शेली ने क्या कहा? डिफेंस ऑफ पोइट्री उन्होंने लिखा 1821 में, पब्लिश्ड 1840 में, बट 1821 ही हम लोग देखते हैं. जब भी हमें डेट सिलेक्ट करना होता है हम 21 करते हैं. इट इज वेरी वियर्ड ना, कभी पब्लिकेशन डेट लो, कभी रिटन वाला डेट लो. जैसे सिडनी का अपॉलजी ऑफ पोइट्री में रिटन 1580s, पब्लिश 95, हम 95 लिखते हैं. यहाँ पे रिटन 1821, पब्लिश 1840, बट हम 1821 को मानते हैं. सो दिस वाज रिटन इन रिस्पॉन्स टू थॉमस लव पीकॉक्स द 4 एजेस ऑफ पोइट्री. बाय द वे दे वर फ्रेंड्स, बट थॉमस लव पीकॉक ने एक्चुअली मेजर उन्होंने अटैक कर दिया कि भैया आज की डेट की जो पोइट्री है वो कुछ किसी काम के नहीं है, हम लोग ब्रास एज में रह रहे हैं, एंड देयर वाज अ गोल्डन एज, देयर वाज अ सिल्वर एज, बट आज का एज जो है वो ब्रास एज है. ओके, तो उसको काउंटर करने के लिए शेली आए
कि भैया पोइट्री जो है इमेजिनेशन लगता है, इसमें बहुत क्रिएटिविटी लगती है। पोएट्स आर मोरल एंड सोशल विजनरीज, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि हम लोग बहुत सारी चीजें सिखाते हैं बट हमें कोई क्रेडिट नहीं देता है, वो क्रेडिट लेजिस्लेटर्स लॉ मेकर्स के पास चली जाती है, हमें कोई क्रेडिट नहीं देता है कि हमने क्या करा है क्या नहीं करा है। पोइट्री एनलार्जेस सिंपैथी एंड इमेजिनेशन, कि वो बढ़ाता है हमारे परव्यू को। पोइट्री इज नॉट merely वर्स, इट इंक्लूड्स ऑल इमेजिनेटिव क्रिएशन, एंड पोइट्री शेप सिविलाइजेशन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं शेप करते इसीलिए हमें क्रेडिट नहीं मिलता है, बट वी कॉन्ट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड ऑन अ मच लार्जर स्केल। ठीक है, नाउ देयर वाज वन मोर, कीट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी कॉइन करा था। ठीक है, नेगेटिव कैपेबिलिटी भी इट्स वेरी सिमिलर, कीट्स, जॉन कीट्स का नेगेटिव capability by John Keats. So he coined it in a letter to two of his brothers, I think in 1840s or something. एक बार डेट देख लेना। नेगेटिव कैपेबिलिटी पता है सबको। अगेन इट इज, ये ऑथर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑथर्स जो है, राइटर्स जो हैं, ठीक है, राइटर्स जो हैं, दे नीड टू बी कंफर्टेबल, राइटर्स नीड टू बी comfortable, writers need to be comfortable in the mysterious unknown realm, जहां पे लॉजिक को आपको पीछे छोड़ना पड़ता है टू क्रिएट समथिंग। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज फॉर द ऑडियंस, नेगेटिव कैपेबिलिटी इज फॉर द राइटर्स, कि हमें खुद लॉजिक को कई बार फोरगो करना पड़ता है, अननोन में मिस्ट्रियस जगहों पे जाके कंफर्टेबल होना पड़ता है, सो दैट वी कैन बी क्रिएटिव, so that it allows creativity, it allows sorry creative freedom के लिए हमें ये कई बार करना पड़ता है। मूविंग ऑन टू मैथ्यू आर्नल्ड 1822 टू 1888, उन्होंने लिखा था फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, एसेज इन क्रिटिसिज्म, कल्चर एनार्की, स्टडी ऑफ पोइट्री ऑन ट्रांसलेटिंग होमर आर सम ऑफ हिज मेजर क्रिटिकल वर्क्स। उसमें से ये तीन जो है ये हमारे सिलेबसेस में यूजुअली होता है, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, कल्चर एनार्की एंड स्टडी ऑफ पोइट्री। सो क्रिटिसिज्म को वो बोलते हैं कि इट शुड बी अ डिसइंटरेस्टेड एंडेवर, कि हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, सो दैट हम लर्न एंड प्रोपेगेट द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। सो इसके ऊपर एक बहुत इजी पीवाईक्यू आया था कि मैथ्यू आर्नल्ड क्या कहते हैं अबाउट कल्चर एंड क्रिटिसिज्म। वो कह रहे हैं कि एज अ क्रिटिक हमारा काम है कि हमें सबसे बेस्ट आइडियाज को वर्ल्ड में फैलाना है। पोइट्री को वो कहते हैं इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, कि हम लाइफ लेसन्स पोइट्री से सीखते हैं, पोइट्री का जो रोल है उसको डेनिग्रेट, उसको कम नहीं समझना चाहिए। ग्रेट पोइट्री मस्ट हैव हाई सीरियसनेस, मोरल सीरियसनेस की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे, ठीक है, ही सेज दैट पोइट्री शुड हैव मोरल सीरियसनेस। टचस्टोन मेथड वो देते हैं हमें कि देयर इज अ स्टैंडर्ड जानने के लिए, होमर से पैसेजेस लेते हैं, होमर, शेक्सपियर, ठीक है, होमर, शेक्सपियर, मिल्टन वगैरह से, दांते, ठीक है, वो चौसर से नहीं लेते, डांटे, इनसे पैसेजेस लेते हैं और बोलते हैं कि इन्हीं पैसेजेस के अगेंस्ट हमें जज करना है, ठीक है, इनसे कंपेयर करना है, और इसी से पता चलेगा कि पोइट्री सही है या पोइट्री गलत है, राइट। एंड कल्चर इज द बेस्ट दैट हैज बीन थॉट एंड सेड। वो कल्चर को एक एलिटिस्ट तरीके से डिफाइन कर रहे हैं ऑब्वियसली यहाँ पे, कि कल्चर जो है वो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी चीजों को आगे ले जाने का एंडेवर होना चाहिए। सोसाइटी को उन्होंने तीन चीजों में डिवाइड करी ऑब्वियसली, दैट इज, लेट्स जस्ट अ सेकेंड, हाँ, barbarians who represent the aristocracy, philistines who represent the middle class, and populace who represent the working class. And उन्होंने Hebraism और Hellenism, Hebraism and Hellenism का भी कॉन्सेप्ट हमें दिया है, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर दैट टचस्टोन पैसेजेस के एग्जांपल्स थोड़ा सा आप देख लें, और जो कुछ उनके क्रिटिकल कोट्स हैं वो एक बार आप देख लें। बेस्ट रेस्ट इतना ही उन्होंने कॉइन किया हुआ है। डिसइंटरेस्टेडनेस, टचस्टोन मेथड एंड द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये उन्होंने कल्चर एंड एनार्की में करा। डिसइंटरेस्टेडनेस फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में करा। टचस्टोन मेथड स्टडी ऑफ पोइट्री में करा है, ठीक है। डिसइंटरेस्टेडनेस फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में करा है, ठीक है। देन
टचस्टोन मेथड स्टडी ऑफ पोइट्री में करा, एंड दिस ही गेव इन कल्चर एंड एनार्की। एंड यहाँ पे वो स्वीटनेस और लाइट के बारे में भी बात करते हैं। स्वीटनेस एंड लाइट का जो कॉन्सेप्ट है, he also talks about it, sweetness and light. He borrows it from Swift. He borrows the term from Swift. But वो यहाँ पे भी इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, in a different way. वो sweetness and light के बारे में in a different context, culture के context में बात करते हैं, ठीक है। सो वो बोलते हैं कि आइडियल परफेक्शन, लाइट जो है इट सिग्निफाइज ट्रूथ, स्वीटनेस जो है इट सिग्निफाइज ब्यूटी, कि लाइट इज फॉर ट्रूथ, मोरालिटी, रीजन, स्वीटनेस इज फॉर ब्यूटी। नाउ मूविंग ऑन, टचस्टोन मेथड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, होमर, डांटे, शेक्सपियर, मिल्टन आर ऑल हाई मॉडल्स, ठीक है। देन कमिंग टू वॉल्टर पेटर 1839 to 1894, स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा। अप्रिसिएशंस में एक ऐसे है ऑन स्टाइल, वो उनका सबसे मेजर वर्क माना जाता है। मैरियस द एपिक्यूरियन इज अ नॉवेल, दिस इज अ नॉवेल, ओके, इसको इग्नोर करो। स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा एंड अप्रिसिएशंस, तो उन्होंने बोला आर्ट फॉर आर्ट सेक को ऑब्वियसली वो प्रमोट कर रहे हैं। एस्थेटिक एक्सपीरियंस मतलब ब्यूटी के ऊपर फोकस है एंड इमोशंस के ऊपर फोकस है। एंड क्रिटिक्स जो है वो अपने इमोशन, अपने एक्सप्रेशंस को उनको रिकॉर्ड करना चाहिए। दैट इज critics should record their own impressions. This is personal reflection. So personal emotions के basis पे criticism होना चाहिए। And beauty और perception ही सबसे idealistic चीजें हैं, उन्हीं के थ्रू हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। To burn always with this hard gem-like flame, उन्होंने बोला था। Now modern criticism में we have T.S. Eliot, born in 1888, died in 1965. उनके सारे essays आपको पता है। Tradition and the individual talent, Hamlet and his problem, metaphysical poets, function of criticism, frontiers of criticism. So function of criticism में उन्होंने बाई प्रोडक्ट के बारे में बात करी कि कैसे, बिकॉज वो एक्चुअली पोएट है, बिकॉज इज अ पोएट, क्रिटिसिज्म उनका एक बाई प्रोडक्ट है, एक अच्छा यूजफुल बाई प्रोडक्ट है, बिकॉज वो खुद पोएट है, हेंस ही इज अ गुड क्रिटिक एज वेल। तो ये उन्होंने इसके ऊपर एक्चुअली अभी रिसेंटली 2025 में PYQ आया था। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, हिस्टोरिकल सेंस के बारे में उन्होंने बात करा है, राइट। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में उन्होंने बात करा है, द टर्म ही हैज coined here. Metaphysical poets में unification of sensibility and dissociation of sensibility, unification and dissociation of sensibility के बारे में उन्होंने बात करा है, ठीक है। So poetry is not the expression of personality but escape from personality, कि कोई भी पोएट वैक्यूम में नहीं लिख रहा होता है। That is an individual who is writing in a tradition. आप एक ट्रेडिशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, एक क्रोनोलॉजी ट्रेडिशन की बात नहीं हो रही है, बट सालों से जो चलता आ रहा है, बहुत सारे राइटर्स ने लिखा हुआ है, आप उसी ट्रेडिशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। यू कैंट बी लाइक ओ मैं कुछ अनोखा हूं, मैं कुछ अनोखी हूं, मैं अलग हूं, नहीं, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू दैट ट्रेडिशन। नो पोएट इज एन आइलैंड। Tradition is not mere inheritance, it must be acquired by historical sense. आपको पता होना चाहिए कि होमर से लेके व्यूड वाइड नॉलेज होना चाहिए आपको बिफोर यू इवन स्टार्ट टू राइट पोएट्री रिगार्डिंग द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ऑथर्स एंड पोएट्स, ठीक है। Historical sense is this awareness of the pastness of the past and the presence of the past in the future. कि पास्ट किस तरीके से फ्यूचर को अफेक्ट करता है उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड कोई भी नया वर्क जो है वो मॉडिफाई करता है एग्जिस्टिंग लिटरेरी ऑर्डर को, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज, दिस इज द थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। एंड वो एक पोएट को कंपेयर करते हैं विथ प्लैटिनम व्हिच इज अ कैटलिस्ट, है ना, कि ये इनविजिबल रहता है प्रोसेस में, ये इनविजिबल रहता है प्रोसेस में, कि अपने पर्सनल जजमेंट्स को आपको साइड रखना है, आपके स्किल को आपको बाहर निकाल के आना है, हमेशा अपने बारे में आई नहीं करना है। यू हैव टू राइट इन अ वे दैट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ट्रेडिशन। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को, अपनी पर्सनैलिटी को साइड रख के पोएट पर्सनैलिटी को आगे आपको धकेलना है,
ओके नाउ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम से उन्होंने बात की, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस और इवेंट्स दैट इवोक अ पर्टिकुलर इमोशन, दैट इवोक अ पर्टिकुलर इमोशन। ओके, कि मान लो हॉरर मूवी है, हॉरर मूवी नहीं होगी जब तक उसमें कौवे, बिल्ली, बादल, बारिश, अजीब सा हवा, डोर क्रिकिंग के नॉइजेस, बैकग्राउंड नॉइज, बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है, हॉन्टिंग म्यूजिक, घना अंधेरा नहीं होगा, तब तक वो हॉरर मूवी नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये सब चीजें देख के ही हम में डर पैदा होता है। इवन बिफोर द इवेंट हैपेंस, बाय द टाइम द इवेंट हैपेंस हम लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं, या हम लोग ऑलरेडी खुश हैं। इफ इट्स अ हैप्पी मूवी इट शुड बी हैप्पी, ट्रेजेडी है तो कुछ ना कुछ समथिंग ट्रेजिक इज गोइंग टू हैपन, थ्रिलर है ना, मर्डर मिस्ट्रीज, हर जगह पे एक ऑब्जेक्ट्स होती है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है, सिचुएशन होती है जो आपकी इमोशंस को जागरूक करता है। तुम सोचो ना, अगर हॉरर मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ फनी सा डाल दे तो वो हॉरर नहीं रहेगा, राइट? सो वही वो कह रहे हैं कि हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। ही सेज दैट हैमलेट is an artistic failure because there is a lack of objective correlative. It's an artistic failure क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है ही नहीं, और किसी क्रिटिक को ये दिखा नहीं, सबने वाहवाही करी है, सबने कैरेक्टर की तारीफ करी, किसी क्रिटिक को ये दिखा ही नहीं कि हैमलेट में इतना बड़ा फ्लॉ था कि उसमें हैमलेट के इमोशंस जो इनडिसिसिवनेस उसके अंदर हो रहा है वो हमें एनवायरनमेंट के थ्रू पता नहीं चलता। मैकबेथ सही है, तो वो तारीफ करते हैं, ही प्रेजेस मैकबेथ। वो कहते हैं कि जैसे जो स्लीप वॉकिंग है, जैसे डर है, खौफ का माहौल उन्होंने सही बनाया, यहाँ पे ना माहौल ही नहीं बनाया उन्होंने, ठीक है। नाउ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, मतलब देयर वाज यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी टिल द मेटाफिजिकल पोएट्स, उसके बाद से देयर इज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, कि जो थॉट और इमोशन में बैलेंस होना चाहिए ना, वो एलिजाबेथन पोएट्स में था और मेटाफिजिकल पोएट्स तक था। उसके बाद से मिल्टन, ड्राइडन, पोप, हर किसी में इट इज डिसोसिएशन, आर्नल्ड, डिसोसिएशन हो गया। अब फिर से वो यूनिफिकेशन वापस आ रहा है इन द मॉडर्न पोएट्स, ठीक है। तो वो मेटाफिजिकल पोएट्स की तारीफ करते हैं एंड उनको रिवाइव करते हैं। पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। The progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extension of personality. Hamlet is most certainly an artistic failure. These are some of the quotes, और भी हैं, आप एक बार उसको खुद भी नजर मार सकते हो। Okay, now this is where I am going to stop. ठीक है, this is where I'm going to stop. This is the quick chronology chart. इसको तुम चाहो तो एक बार देख लेना, ठीक है। दिस इज कंप्लीटली अप टू यू, क्विक क्रोनोलॉजी है, जॉनसन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सबका, ठीक है। इफ यू वांट जस्ट गो थ्रू इट वेरी क्विकली। ना ये सब मैं अगले क्लास में करूंगी, ठीक है। यहां से यहां तक जो है वो आपका नेक्स्ट क्लास में कवर होगा ना। होमवर्क ऑलरेडी आपको 2-4 क्वेश्चंस में दे चुकी हूं। मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द की कोड्स, go through the key quotes as mentioned. And who does Eliot think? Who does Eliot think to be a good critic? तो वो भी गुड क्रिटिक को डिफाइन करते हैं। वो क्या डिफाइन करते हैं ये बताना। एंड कौन सा मैगजीन एलियट ने फाउंड करा था? विच मैगजीन डिड एलियट फाउंड? ओके, सो इन केस यू हैव नॉट ज्वाइंड माय टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज इसको स्कैन कर लें। इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज इसको स्कैन कर लें एंड ज्वाइन कर लें। इसके थ्रू आप मुझसे पर्सनली भी संपर्क कर सकते हैं। एंड फ्री बैच के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट दिस इज वेयर यू गो टू द सिलेक्ट द बैच टाइप। फ्री बैच सिलेक्ट कर सकते हैं आप। इसमें एनरोल करने के बाद आपको सीधा सीधा नोट्स और सारे पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आपको मिल जाते हैं। ओके, सो एक सीक्वेंस में आपको क्लासेस मिल जाएंगे एंड सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। Cinnamon, not right now. So this is my cat who wants food. So he tries to, वो आपके साथ पढ़ाई कर रहा था, अभी उसको खाना चाहिए।
तो चलो, so in the summary, we, as I told you, we started with Plato, Aristotle, Longinus, Horace and Longinus, sorry, Horace and Longinus and Quintilian. अच्छा, एक इंसान मैं बताना यहाँ भूल गई थी, प्लोटिनस। प्लोटिनस जो है, he is associated with Neoplatonism. उन्होंने प्लेटो की थ्योरी को दोबारा थोड़ा सा रिफ्रेम करके he is associated with Neoplatonism. इनके ऊपर एक्चुअली PYQ आया था, तो make sure that you read a little bit about Plotinus. एक बार PYQ आ चुका है इनके ऊपर. Then Philip Sidney, right? Then Ben Jonson, Timber Discoveries, an apology for poetry, Timber Discoveries. Then we went on to talking about John Dryden. Dryden के बाद there was, I think, Joseph Addison, है ना? Joseph Addison, Pleasures of the Imagination. Then Dr. Samuel Johnson, Preface to Shakespeare, Lives of the Poets. मैंने उनका प्रीफेस टू शेक्सपियर है. उसके बाद रोमांटिक क्रिटिक्स, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, राइट, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, फिर मैथ्यू आर्नल्ड, फिर वॉल्टर पेटर, एंड वी एंडेड विथ एलियट. ओके, चलो ठीक है. टेक केयर ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. एनी क्वेरीज, एनीथिंग, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. थोड़ा सा एक लाइक और सब्सक्राइब बटन भी हिट कर देना. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू सून. बाय बाय. टेक केयर ऑल ऑफ यू.